हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने तैयारी में बहुत ज़ोरों शोर से अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए सॉरी, कभी कभी एक दो दिन जो है वीडियो गैप हो जाता है। कुछ काम होते हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाता है, इसलिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूं आपसे। चलिए फिर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस ये क्वेश्चन जो है जिस पे हम बात करेंगे, ये 18 जून 2006 को जो एग्जाम हुआ था, 2024 को जून में, वो एग्जाम कैंसिल हो गया था। ठीक है ना। पेपर लीक होने की वजह से वो एग्जाम कैंसिल हो गया था। हम उस क्वेश्चंस पे बात करेंगे अब। हमने इससे पहले 22 अगस्त 2024 में जो एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आया, उस एग्जाम के बारे में हम उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तमाम 100 क्वेश्चंस पे हमने विद डिटेल्स डिस्कस किया। और 20 वीडियो, हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस हैं। उस 20 वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब मैं यकीन से कहता हूं कि अगर वो तमाम 20 वीडियो अगर आप देखते हैं, 100 क्वेश्चंस को देखते हैं, जिस तरह से उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, आई होप आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ ही आपको सीखने को मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैंने उस पर बहुत काम किया है। आप वो चीज सीखेंगे जो आपने सिलेबस में कभी देखा नहीं, कभी सीखा नहीं है। वैसा मैं गुमान नहीं है, लेकिन मेरा मेरा जो जाती एनालिसिस है, मैंने इसको ऐसे देखा है। खैर, अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर मैं करेक्ट इनकरेक्ट हूँ तो मुझे आप प्लीज सही करेंगे। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो हम बात करेंगे, वो 18/6/2024 में एग्जाम हुआ था, जिसके पेपर लीक होने की वजह से पेपर एग्जाम कैंसिल हो गया था। उस पर हम बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर, या भाई या दोस्त, जो भी कह लीजिए आप, कि आप जो है वो जो पेपर कैंसिल हो गया उसकी उसके क्वेश्चंस पे क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, हमें मतलब है क्वेश्चन से, हमें मतलब ये नहीं कि कौन पेपर कैंसिल हो गया या कौन सा पेपर आया। हमें मतलब है 100 क्वेश्चन से, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो उसका रिजल्ट आता। तो उस क्वेश्चन से हमको मतलब है, चाहे वो पेपर लीक हो या ना हो, उससे मुझे बहस नहीं है। उस क्वेश्चंस को भी, 100 क्वेश्चंस को डील करेंगे तो वहां भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसी बात नहीं वहां सीखने को नहीं मिलेगा। अगर वो पेपर लीक नहीं होता तो वो रिजल्ट आता, सीधी सी बात है। तो उस क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, 18 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चंस पे बात करने से पहले मैं एक अपडेट आपके सामने देना चाहता हूं। वो अपडेट ये है, इससे पहले इस चैनल का नाम था आई एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि चैनल का नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया, मतलब उसको कम किया। और उसका अब जो इस चैनल का नाम रहेगा वो रहेगा आई एकेडमी यूजीसी नेट ओनली। आई एकेडमी जो है इसका मेन थीम है, और साथ में यूजीसी नेट जो है वो ऐड है। अब से इस चैनल पर सिर्फ यूजीसी नेट से जुड़े हुए कंटेंट ही आएंगे, क्योंकि पहले इस चैनल पर मैं सीटेट या बिहार टीचर एग्जाम था उसके सारे कंटेंट डालता था। लेकिन अब इस चैनल पर सिर्फ यूजीसी नेट से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। और हम जाके आप जिससे कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड कंटेंट के बारे में, है ना। एजुकेशन से बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, और इस साथ साथ पेपर 1 से जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस है, जो सिलेबस है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर तरीके से रहे, आप सीखें और हमें भी सिखाने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन था, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना था। लिस्ट 1 में है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और जेनेटल स्टेज। अब अगर फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे, तो फ्राइड जो है वो अपने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में 5 स्टेज की बात करता है। 5 स्टेज की बात, क्योंकि यहाँ 4 स्टेज दिया हुआ है, एक और स्टेज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो 5 स्टेज की बात करता है। उसमें जो पहला स्टेज है वो है ओरल स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी का, जो फर्स्ट स्टेज है वो है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या है, ये शुरुआती फर्स्ट स्टेज है, बेसिक स्टेज है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो है वो वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में एक फीलिंग बच्चे के अंदर आती है ओरल स्टेज में। तो देखेंगे तो इससे ओरल स्टेज, इसका जो ऑप्शन होगा, द बेसिक फीलिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड आर एस्टेब्लिश्ड।
जो वर्ल्ड के बारे में जो बेसिक फीलिंग है वो बच्चे के अंदर स्टेब्लिश होती है। इस तरह से एक का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो आप देखेंगे सब सब में एक है। उसके बाद है एनल स्टेज। एनल स्टेज जो है वो सेकेंड स्टेज है इसका। एनल स्टेज जो है वो इद और ईगो के बीच जो है कंफ्लिक्ट के वजह से पैदा होता है। इद और ईगो के बीच जो कंफ्लिक्ट होता है उसके वजह से ये स्टेज एस्टेब्लिश होता है, इसलिए इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ओके, तो एनल स्टेज में क्या है कि दिस स्टेज एस्टेब्लिश्ड द बेसिस फॉर कंफ्लिक्ट बिटवीन ईद एंड ईगो। ईद और ईगो के बीच जो कंफ्लिक्ट होता है उसकी वजह से ये स्टेज जो है एनल स्टेज जो है एस्टेब्लिश्ड होता है। तो देखेंगे तो पहला का 4 हो जाएगा और दूसरा का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये पहला का 4 और दूसरा का बी का सेकेंड हो जाएगा। तो पहला अब कहीं भी बी का सेकेंड नहीं है, बी का सेकेंड ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। तो पहला का 4 हो जाएगा और बी का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो एनल स्टेज। और सी जो है फैलिक स्टेज जो है, फैलिक स्टेज में जो बच्चे के अंदर जो है वो सेक्सुअलिटी के प्रति जो है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा हो जाता है। सेक्सुअलिटी के प्रति अवेयरनेस बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। तो ये जो सी का जो है सेकेंड हो जाएगा। और थर्ड जो है जेनेटल स्टेज, जेनेटल स्टेज में जो लिबिडो है, लिबिडो जो जिसके बारे में बात करते हैं फ्राइड, लिबिडो जो है उसका फोकस जो है वो जेनेटल गुप्तांग पे हो जाता है बच्चे के अंदर। बच्चे के मतलब लोगों के जो बिहेवियर है उस बिहेवियर में लिबिडो जो है वो फोकस मेन काम करता है, वो सेक्सुअल ऑर्गन्स पे लिबिडो का जो है फोकस मतलब होता है। तो पीपुल आर लर्न टू विथ मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स, और इस उम्र में आकर के जेनेटल स्टेज में आकर के बच्चे जो है अपोजिट सेक्स के प्रति जो है किस तरह से बिहेवियर करना है वो सीख जाते हैं। सोशल एंड सेक्सुअल मैच्योर बिहेव वे बच्चे के अंदर जो है वो आ जाते हैं जेनेटल स्टेज में। तो इस तरह से फर्स्ट का जो थर्ड का डी का जो है वो थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम इस क्वेश्चंस को और अच्छे से देख लेते हैं कि फ्राइड psychosexual theory proposed that personality develops through a series of childhood stage in which the pleasure seeking energy of the id become focused on certain erogenous zones जिसे कहते हैं कामोत्तेजक क्षेत्र। मतलब फ्राइड का जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो कहता है, परपोज वो बताता है कि दी पर्सनालिटी जो है बच्चे की जो व्यक्तित्व है वो डेवलप होता है थ्रू ए सीरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टेज। जो चाइल्डहुड स्टेज का एक सीरीज है उस सीरीज के माध्यम से बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है, जिसमें जो प्लीजर सीकिंग एनर्जी जो है, जो प्लीजर सीकिंग वो एनर्जी जो प्लीजर जो आनंद को अपने तरफ खींचता है वो एनर्जी ईद की बिकम फोकस ऑन सर्टेन इरोजेनस जोन, उसका जो ध्यान होता है वो उन क्षेत्रों पे ध्यान होता है जो कामोत्तेजक क्षेत्र है। यानी ईद, यहाँ उसने कहा कि यहाँ जो ईद है, ईद क्या है, ईद जो है प्लीजर सीकिंग एनर्जी है। इस ईद को जो आनंद चाहिए, प्लीजर चाहिए, वो कहता है कि जो ईद है उसका फोकस जो होता है उस क्षेत्र पे होता है जिस क्षेत्र जो क्षेत्र जो है वो सेंसिटिव क्षेत्र है, कामोत्तेजक क्षेत्र है, एरोजेनस जोन है, उस पर उसका ध्यान होता है। और इस तरह से उस इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो फॉर्म करती है। और इस दौरान जो है उसने अपने पूरे स्टेज को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया और उसमें पहला स्टेज रखा गया ओरल स्टेज, जिसकी उम्र जो है 0 से लेकर के 1 साल के बीच है। ओरल स्टेज में उम्र जो है बच्चे की 0 से लेकर के 1 साल के बीच है। इस स्टेज में बच्चे ओरल स्टेज में होते हैं। इन दिस स्टेज बेसिक फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड आर एस्टेब्लिश। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो है दुनिया के प्रति बेसिक फीलिंग जो है वो एस्टेब्लिश होता है। द इन्फेंट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शंस अकर्स थ्रू द माउथ। बच्चे का जो इंटरेक्शन का मतलब किसी दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो उसके मुंह होते हैं, माउथ होते हैं, जिसके जरिए वो शकिंग करता है, बाइटिंग करता है, काटता है, चुइंग चिबाता है। अक्सर देखे होंगे जब बच्चा जब बच्चा माँ के स्तनपान करता है, जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो सकिंग करता है, बाइटिंग करता है, चुइंग इस तरह से एक्टिविटी करता है। यानी कि जो इंटरेक्शन का जो प्राइमरी सोर्स होता है बच्चे का वो उसके
मुंह होते हैं। ये ओरल स्टेज की बात है। सेकेंड स्टेज है एनल स्टेज, जिसमें उम्र रखा गया 1 से लेकर 3 साल के बीच, एनल स्टेज। दिस स्टेज एस्टेब्लिश द बेसिस फॉर कंफ्लिक्ट बिटवीन ईद एंड ईगो। ईद और ईगो के बीच जो कंफ्लिक्ट होता है, उस कंफ्लिक्ट के वजह से इस स्टेज का एस्टेब्लिशमेंट होता है। एंड बिटवीन द डिजायर फॉर बेबिश प्लीजर एंड द डिमांड फॉर एडल्ट कंट्रोल बिहेवियर। समझिएगा, इस स्टेज में होता है क्या कि एक तरफ जो बच्चा है उसकी कुछ डिजायर्स है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है ना, और एक तरफ जो है उसके अंदर जो है एक एडल्ट की भावना है। वो एडल्ट का डिमांड क्या है कि बिहेवियर को कंट्रोल करना। समझिए, बच्चे के अंदर दो चीजें हैं, एक है बेबिश प्लीजर, बच्चे के अंदर एक पॉइंट है बेबिश प्लीजर, जिसमें बच्चे के अंदर कुछ डिजायर्स है जिसको वो पूरा करना चाहता है, और वही दूसरी तरफ बच्चे के अंदर जो है एक एडल्ट की भावना है जिसका डिमांड है कंट्रोल, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। और इसी दोनों के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है जिसकी वजह से ये स्टेज जो है एस्टेब्लिश होता है। और इसमें जो बेबिश जो प्लीजर है वो ईद है, ईद, और जो एडल्ट का कंट्रोल बिहेवियर वो है ईगो। और इन दोनों के बीच जब कन्फ्लिक्ट होता है तब ये स्टेज एस्टेब्लिश होता है। द मेजर कन्फ्लिक्ट एट दिस स्टेज इज टॉयलेट ट्रेनिंग। और जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो मेजर एक एग्जाम्पल है इस स्टेज का, जिसके बारे में एरिक्सन भी अपनी थ्योरी में कहा था, टॉयलेट ट्रेनिंग। दिस चाइल्ड मस्ट लर्न टू कंट्रोल देयर बॉडीली नीड्स। इस स्टेज में बच्चे जो है अपने बॉडी के नीड्स जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो कंट्रोल कर पा रहा है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसको अपने आप पे डाउट फील होता है। जैसे मिसाल तो टॉयलेट ट्रेनिंग, अगर बच्चा टॉयलेट कर रहा है तो अगर अपने खुद को टॉयलेट कर लिया, उसके अंदर अच्छा ऐसे टॉयलेट कर लेता है तो उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर वो नहीं कर पाता है तो अपने आप को शेम फील करता है, जिसके बाद एरिक्सन ने कहा था अपनी थ्योरी में सेम एंड डॉट के स्टेज में। तो ये जो है एनल स्टेज है। नेक्स्ट है फैलिक स्टेज, जो 3 से लेकर के 6 साल के बीच है, 3 to 6 years। फ्राइड सजेस्ट दैट ड्यूरिंग दिस फैलिक स्टेज, फ्राइड कहता है कि इस फैलिक स्टेज में द प्राइमरी फोकस, जो मुख्य बिंदु होता है ऑफ द लिबिडो इन ऑन द जेनाइटल्स, गुप्तांग, जो लिबिडो है उस लिबिडो का जो फोकस होता है फैलिक स्टेज में वो होता है बच्चे गुप्तांग पर, जेनाइटल्स पर उसका फोकस होता है। और at this stage children also begin to discover the differences between male and female। अब समझिए इंपॉर्टेंट चीजों को, स्टेटमेंट को याद रखा कीजिए। क्या है कि एट दिस स्टेज में चिल्ड्रंस ऑल्सो बिगिन टू डिस्कवर डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। इस स्टेज में बच्चा जो है मेल और फीमेल के बीच फर्क को समझ जाता है, समझने लगता है। वो ढूंढ लेता है कि मेल और फीमेल के बीच क्या डिफरेंस है 3 से लेकर के 6 साल की उम्र में। दे बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी, और वो सेक्सुअलिटी से अवेयर हो जाता है, उसको सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयर हो जाता है उससे वो। इसी स्टेज में तो एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज की जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये बात आप याद रखिएगा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और फैलिक स्टेज में 3 से लेकर 6 साल के बीच में बच्चे के अंदर दो तरह के बिहेव, एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब है कि जो लड़का है, सन जो है बेटा, वो माँ के साथ ज्यादा अटैच होता है, माँ के साथ। अक्सर देखेंगे जो बेटा है वो माँ के साथ ज्यादा अटैच होता है, इसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है बेटी जो है डॉटर, गर्ल जो है गर्ल, वो ज्यादा फादर के साथ अटैच होती है, इसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बेटा जो है सन मां के साथ ज्यादा अटैच होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब गर्ल जो है, लड़कियां जो है वो फादर के साथ ज्यादा अटैच होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है डेवलप हो जाता है फैलिक स्टेज में, इस बात को याद रखिएगा। और एक स्टेज है लेटेंसी स्टेज, जिसके बारे में बात नहीं की गई है। लेटेंसी स्टेज क्या है? 6 to puberty। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सुपर ईगो कंटिन्यूज टू डेवलप। अब इस स्टेज में आकर के जो सुपर ईगो है वो डेवलप होना
शुरू हो जाता है, कंटिन्यूज एंड डेवलप एंड वाइल द ईद, और जो ईद है वो एनर्जी, जो ईद की जो एनर्जी है वो सप्रेस होना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स, यहाँ बच्चे सोशल स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, रिलेशनशिप विद पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ क्या रिलेशनशिप है वो सीखते हैं, एडल्ट्स आउटसाइड ऑफ द फैमिली, अपने फैमिली के बाहर हो या फैमिली के अंदर हो, वो किस तरह से एक रिलेशनशिप सीखना हो बच्चे इसी उम्र में लिटरेसी स्टेज में सीखते हैं। क्लियर ना? उसके बाद जेनेटल स्टेज 5, इससे ये जो है पुबर्टी टू एडल्टहुड जेनेटल स्टेज है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। जेनेटल स्टेज में बच्चे जो हैं, इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति जो है, वो अपोजिट सेक्स के प्रति जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाने लगता है। पीपुल लर्न टू डील विद द मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, और वो ये बात सीख जाते हैं कि अपोजिट सेक्स के पर से किस तरह से हमें डील करना है, इन ए सोशल एंड सेक्सुअल मैच्योर वे, यानी कि सामाजिक और सेक्सुअल मैच्योर वे में, परिपक्वता के साथ, एंड एस्टेब्लिश ए मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप, और एक मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश करना सीख जाता है जेनेटल स्टेज में। ये था पियाजे के साइकोसेक्सुअल थ्योरी के 5 स्टेज, जिस स्टेज में अलग अलग स्टेज में पियाजे ने अलग अलग तरह की बातें की है। तो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको प्लीज 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 नोट कीजिएगा। इस तरह से आपके पियाजे के साइकोसेक्सुअल स्टेज का थ्योरी भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ओरल स्टेज क्या है? बेसिक फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बेसिक फीलिंग जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। एनल स्टेज क्या है? ईद और ईगो के बीच जो है कन्फ्लिक्ट के वजह से ये स्टेज डेवलप होता है, इसलिए इसका 1 हो जाएगा। ये एस्टेब्लिश ईद कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईद एंड ईगो। अब फैलिक स्टेज क्या है? फैलिक स्टेज में बच्चे जो है वो सेक्सुअलिटी के प्रति जो है वो अवेयर हो जाते हैं, है ना, अपोजिट सेक्स के प्रति वो उसको नॉलेज हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपको 3rd। और जेनेटल स्टेज में है, जेनेटल स्टेज में जो है वो पीपुल लर्न टू डील विद द मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो किस तरह से मेंबर से डील करना है वो सीख जाते हैं। एंड सोशियो एंड सेक्सुअल मैच्योर वे, सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे के साथ किस तरह से हमें अपोजिट सेक्स के साथ बात करना है, डील करना है, उसके साथ कैसे हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है वो सीखता है जेनेटल स्टेज में, इसलिए इसका हो जाएगा 3rd। ठीक है ना? इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिएगा। इस तरह से आपको फ्राइड के साइकोसेक्सुअल इस जो स्टेज है 5 स्टेज वो भी आपका थ्योरी कंप्लीट होता है। यहाँ से आगे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान वाज कमेंस्ड इन इंडिया। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो इंडिया में कब लागू किया गया? अक्सर जो है वो जगह 2001 है, ठीक है ना, 2001 है, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है लागू किया गया था, लेकिन आंसर में 2002 दिया हुआ है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि अक्सर 2001 से 2002 लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है 1 या 2। तो अगर यहाँ 2001 होता तो हम 1 पे टिक मारते, 1 पे टिक मारते, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन यहाँ 2002 है तो 2002 ही इसका आंसर होगा, SSA। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को। सर्व शिक्षा अभियान SSA वाज लॉन्च्ड इन इंडिया 2001 टू 2002, यानी 2001 से 2002 के दौरान बीच में, इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो था ये SSA जो है वो एक पार्टनरशिप है, किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके साथ एक पार्टनरशिप है। इट इज फ्लैगशिप प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एम्ड, इसका उद्देश्य क्या है समझ लीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर, एक दिए गए समय में हमको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है उस शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करना है, यूनिवर्सलाइज करना है, इसका मेन उद्देश्य, मेन एम यही है। और इसको जो एज मैंडेट, इसको जो मैंडेट किया गया है, किसको? एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की जो बात की गई है वो बात की गई है 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इंडिया के हमारे जो संविधान है उस संविधान के 86वें संशोधन में ये बात की गई है, मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस ऑफ एज 6 to 14 ए फंडामेंटल राइट। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उस संविधान में 86वें संविधान संशोधन में बात किया गया कि 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चा है उस बच्चे को फ्री और कंपलसरी शिक्षा दी जाए, मुफ्त और लाजमी शिक्षा दी जाए, और ये इसका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। तो ये था ऐसे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2002 SSA। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डज नॉट इंक्लूड। फिशर का एक प्रिंसिपल है, एक नहीं कई प्रिंसिपल्स है, 3 प्रिंसिपल्स है मुख्य तौर पर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पर फिशर्स का। अब मैं इसको बताने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने पता नहीं इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा या पढ़ा भी होगा। फिशर जो है वो कहते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स पे वो कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका जो फोकस होता है, वो कहते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकली वैलिड है कि नहीं है, इस बात को समझने के लिए वो कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया है। मुख्य तौर पर 3 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया है ना। इनका जो पूरा नाम था वो पूरा नाम था सर रोनाल्ड फिशर। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उस एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकली वैलिड है कि नहीं है, इस बात को समझने के लिए उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए फिशर्स के जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के डज नॉट इंक्लूड, उसमें शामिल नहीं होगा, वो होगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ये नहीं होगा। क्लियर। आइए और समझते हैं इसको। फिशर्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर फंडामेंटल कंसेप्ट, ये एक बुनियादी अवधारणा है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रोनाल्ड ए फिशर। इसको जो है सर रोनाल्ड ए फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल को, टू इंश्योर, इस बात को इंश्योर करने के लिए दैट की एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड इन ए स्टैटिस्टिकल वैलिड मैनर। क्या एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टैटिस्टिकली वैलिड मैनर में कंडक्ट हो रहा है या नहीं, इस बात को इंश्योर करने के लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। और जो प्रिंसिपल्स हैं 3 है, एक है प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग, जिसे आप लोकल कंट्रोल भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग या लोकल कंट्रोल भी उसे कहते हैं। तो ये 3 तरह के प्रिंसिपल उन्होंने दिया है। प्लीज फिशर्स के प्रिंसिपल्स को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग या लोकल ऑफ कंट्रोल आप उसे कह सकते हैं। तो इस तरह से आंसर होगा नॉट, डज नॉट इंक्लूड, क्या शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है क्या, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट शामिल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है कि गांधी एस्टेब्लिश टॉलस्टॉय फॉर्म, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म एस्टेब्लिश किया विथ ए स्कूल, एक स्कूल ऑन कैंपस, एक स्कूल और एक कैंपस के तरह, फॉर ए कंपेन फॉर सत्याग्रह और सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह के कंपेन के लिए उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म जो है वो एस्टेब्लिश किया। दिस इज लोकेटेड, ये कहाँ है, ये टॉलस्टॉय फॉर्म जो है, जो फॉर्म गांधी जी ने एस्टेब्लिश किया, ये फॉर्म कहाँ है, आप सबको पता है अच्छे से, ये साउथ अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका में। उन्होंने 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म को एस्टेब्लिश किया गया था साउथ अफ्रीका में। इसका जो मकसद था वो सत्याग्रह कैंपेन के लिए जो है उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म जो है साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश किया था 1910 में। ठीक है ना। तो इस तरह से चलिए आप थोड़ा सा और देख लेते हैं कि टॉलस्टॉय फॉर्म, महात्मा गांधी एस्टेब्लिश्ड द टॉलस्टॉय फॉर्म इन 1910 इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म को एस्टेब्लिश किया एज ए पार्ट ऑफ हिज कैंपेन फॉर सत्याग्रह। जो टॉलस्टॉय फॉर्म है वो सत्याग्रह जो कैंपेन है उसका एक पार्ट, एक हिस्सा है।
नेम्ड आफ्टर द रशियन राइटर एंड फिलोसफर लियो टॉल्स्टॉय। जो एक रशियन राइटर थे और फिलोसफर थे लियो टॉल्स्टॉय, उनके नाम पर ये फॉर्म का नाम रखा गया टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय फॉर्म ऑल्सो हैड ऑन ए कैंपस स्कूल, ये कैंपस स्कूल है वेयर, जहां गांधी पुट इनटू प्रैक्टिस, जहां वो प्रैक्टिस करते थे हिज आइडियाज ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के आइडिया के बारे में। द स्कूल इम्फेसाइज्ड, ये जो स्कूल था टॉल्स्टॉय फॉर्म, ये इम्फेसाइज, ये जोर देता था मैनुअल लेबर पर, सेल्फ डिसिप्लिन पर, एंड द डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर, और मोरल कैरेक्टर पर फोकस करता था, और साथ ही इन एडिशन एकेडमिक लर्निंग, और साथ ही साथ एकेडमिक लर्निंग पर भी इस फॉर्म का, टॉल्स्टॉय फॉर्म जो स्कूल था उसका फोकस था। सत्याग्रह का एक हिस्सा तो था ही, सत्याग्रह के कैंपेन का एक हिस्सा था ही, लेकिन साथ ही साथ गांधी जी इसका इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन के पढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, और एकेडमिक लर्निंग के लिए भी इसका इस्तेमाल उन्होंने वो किया करते थे, इसमें इसमें वो कराते थे। ठीक है ना। तो इस तरह से, और उसके बाद अब देखेंगे साबरमती आश्रम, साबरमती जो है वो, साबरमती आश्रम के बारे में आप जानते हैं गुजरात में, साबरमती आश्रम जो है, साबरमती आश्रम इन गुजरात, लोकेटेड एट नॉर्थ अहमदाबाद के गुजरात में है ये, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में है। वाज ओरिजिनली द रेसिडेंस ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज स्पॉज कस्तूरबा। महात्मा गांधी के ये एक रेसिडेंस है साबरमती, और उनके वाइफ जो है कस्तूरबा गांधी जी, इन दोनों का एक ये रेसिडेंस था साबरमती, यहाँ काफी वक्त इन्होंने यहाँ गुजारा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा ऑप्शन सेवाग्राम, सेवाग्राम जो है वो भी आश्रम है। सेवाग्राम इज ए टाउन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में सेवाग्राम है, महाराष्ट्र का एक शहर है, इंडिया में। इट वाज द प्लेस ऑफ महात्मा गांधी आश्रम, ये महात्मा गांधी का एक आश्रम में से एक आश्रम है। एंड हिज रेसिडेंस फ्रॉम 1936 टू हिज डेथ 1948, इन्होंने सेवाग्राम में 1936 से लेकर के 1948 तक वो वहां रहे, जब तक उनकी डेथ ना हुई तब तक वो सेवाग्राम में ही महाराष्ट्र में वो अपना वक्त गुजारे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका, फिलहाल जो टॉल्स्टॉय फॉर्म है वो आपका एस्टेब्लिश है साउथ अफ्रीका में 1910 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस, जो दिया हुआ है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना। ये क्या है? एज पर हिल्डा टावाज मॉडल ऑफ करिकुलम। हिल्डा टावा मॉडल ऑफ करिकुलम को आपने पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पता होगा कि हिल्डा टावा जो, जिनका हिल्डा टावा का जो करिकुलम का मॉडल है, इस मॉडल को ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं। आपको अच्छा से मालूम होगा, आई होप, ग्रास रूट मॉडल भी इस करिकुलम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस करिकुलम में उन्होंने कहा है कि जो उनका जो मॉडल है करिकुलम में, वो बात करते हैं कि करिकुलम जो है वो जो ग्रास रूट लोग हैं, जैसे टीचर, स्टेक होल्डर्स, वो इस करिकुलम को बनाते हैं, उनमें उनकी इसमें योगदान होनी चाहिए। और ये करिकुलम जो है बच्चे के नीड्स पर डिपेंडेंट होना चाहिए, बच्चे के नीड्स पे फोकस होना चाहिए। हिल्डा टावा का मॉडल ऑफ करिकुलम, हमारी बात को समझिएगा, हिल्डा टाबा का जो करिकुलम मॉडल है वो बात करता है बच्चे के नीड्स और बच्चे के इंटरेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए करिकुलम। अब वही टेलर का जो मॉडल है, करिकुलम मॉडल है, टेलर अपने मॉडल में जो ज्यादा फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स पे, ऑब्जेक्टिव, इसलिए उनको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड करिकुलम कहा जाता है। हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया है इसके बारे में। तो इनके कुछ स्टेप है, उसको बोलता है सीक्वेंस वे में उसको आप अरेंज कीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि अगर करिकुलम का कोई टॉपिक हो और उसमें स्टेज दिया हुआ हो, उसको कहा गया हो कि उसको एस्टेब्लिश कीजिए, सीक्वेंस में लगाइए, तो आप ध्यान देंगे तो उसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट आएगी। जो पहला स्टेज में आएगा, पहला स्टेज में आएगा क्या? नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस, मैंने कहा था नीड एनालिसिस आएगा, एनालिसिस। अगर नीड एनालिसिस नहीं आया तो डायग्नोस आएगा, डायग्नोसिस नीड्स। यानी पहले हम नीड्स, जो नीड्स हैं, क्या वो करिकुलम एस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि नहीं है, इस बात को देखते हैं। तो ये पहला स्टेप आएगा इन जनरल, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स।
ये पहला स्टेप हो गया। जब पहला आपको स्टेप ये मालूम चल गया तो आप देखेंगे कि ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, आपका 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। और जब हम नीड्स डायग्नोस कर लेंगे तो आप ये बात समझ लीजिएगा, जब पहला स्टेप पूरा हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप जो है इन जनरल वो ऑब्जेक्टिव होगा, या तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग होगा या तो गोल सेटिंग होगा। ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन करना या गोल को फॉर्मेशन करना। तो पहला स्टेप हो जाएगा आपको ये फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसलिए हो जाएगा पहला ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपको ए नंबर, तो डी दूसरा ए, तो आपका आंसर बन गया, हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो पहले क्या करेंगे, हम नीड्स को डायग्नोस करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कंटेंट सेलेक्ट कर लिए तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे उस कंटेंट को, ठीक है ना। जब ऑर्गेनाइज कर लेंगे तब हम सिलेक्शन ऑफ द लर्नर्स एक्टिविटीज, तब फिर हम लर्नर्स के एक्टिविटीज को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर ना। तो चूंकि इनके जो टाबाज मॉडल ऑफ करिकुलम के इनके और स्टेप हैं, यहाँ 2 स्टेप को उन्होंने हाइड कर दिया, नहीं बताया, तो आइए हम पूरे स्टेप पे बात कर लेते हैं और आपको ये बात ध्यान में रखिएगा। हिल्दा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलप्ड फॉलोज आर ग्रास रूट अप्रोच, ये जो है ग्रास रूट अप्रोच है, ग्रास रूट वेयर, जहां द करिकुलम इज डिजाइंड बाय टीचर्स एंड देन रिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि जो हिल्दा ताबा का जो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है वो एक ग्रास रूट अप्रोच है, जहां करिकुलम को जो डिजाइन करेगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, टीचर्स के द्वारा डिजाइन किया जाएगा और तब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। दिस मॉडल emphasizes द इंपॉर्टेंस ऑफ द नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स। ये मॉडल जो है वो लर्नर जो है, जो विद्यार्थी है, उसके नीड्स पर, उसके कॉन्टेक्स्ट पर जो है वो जोर देता है, वो फोकस करता है। ये मॉडल की ये खासियत है, आप इस बात को याद रखिएगा। इसके 7 स्टेप्स हैं। पहला है डायग्नोसिस ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, पहले स्टूडेंट्स के नीड्स को डायग्नोस करेंगे, क्या उसकी नीड्स है। क्यों क्यों क्योंकि क्यों 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 क्योंकि स्टूडेंट्स के नीड्स के बेस पे ये करिकुलम तैयार किया जाएगा। तो स्टूडेंट की नीड्स को डायग्नोस करेंगे, जब हम नीड्स डायग्नोस कर लिए तो हम ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जब ये कर लेंगे तब हम लर्निंग कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, जब ये कर लेंगे तो उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, जब ये कर लेंगे तो सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जो लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे, और जब ये कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज, अब उस एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे और बाद में उसके आउटकम को इवेलुएट करेंगे। ये 7 स्टेप्स हैं। डायग्नोसिस स्टूडेंट्स नीड्स, formulating learning objectives, selecting learning content, organizing the content and selecting learning experience and organizing the activities and evaluation आउटकम्स, जो आउटकम्स होंगे उसको एवेल्यूएट। ये 7 स्टेप्स है, आप इसको याद रखिएगा। वहाँ 2 स्टेप्स नहीं बताया गया था, यहीं तक बताया गया था, यहीं तक बताया गया था, ठीक है ना। तो आप इस बात को देख लीजिएगा। तो आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। पहला क्या करेंगे, पहले हम डायग्नोस करेंगे उसके नीड्स को, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, है ना, फिर हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, जब कलेक्ट उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जब ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो फिर हम उसको सिलेक्ट लर्नर एक्टिविटीज को सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्टेप था, ये आंसर था। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक पे। तब तक के लिए वीडियो को देखें, कंटेंट जो मटेरियल्स समझ में आता है उसको नोट करें और अपना एक अच्छा कंटेंट तैयार करें। बार बार वीडियो को देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।